बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कोई माने या ना माने मगर तारीख़ का सबक तो यही है कि ये दुनिया ताकतवरों की दुनिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस माजी का किस्सा नहीं बल्कि एक हाल की तल्ख हकीकत है। और आज फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जब भी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है तो कुछ लोग उसे अखलाकियात के पैमानों से और फ़र्द की आज़ादी के नारों की ओट से देखने लगते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला और उसके सदर को एहलिया समेत उठा लेने पर पूरी दुनिया में एक खौफ और परेशानी की लहर है जो वाज़े तौर पे महसूस की जा सकती है। कहीं पे उसका इजहार हो रहा है और कहीं पे वो अनकही है। दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, ट्रंप के इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है। ख़ुद अमरीकी अवाम अपने सदर के इस इक़दाम पर इजहार नफ़रत करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर इससे हकीकत बदलने वाली नहीं है। मैं नाज़रीन आलमी अमूर का माहिर तो नहीं हूँ, एक सियासी तज्ज़ियाकार हूँ छोटा सा। मैं अमरीका और वेनेजुएला के मामले को एक दूसरे ज़ाविये से देखता हूँ। अमरीका जिसकी मईशत जमूद का शिकार है, अमरीकी अवाम को सोशल सिक्योरिटी के असूल के लिए भी मुश्किलात का सामना है, हेल्थ प्रोग्राम भी फंड्स की कमी का शिकार है। अमेरिका माली मिसाइल की वजह से अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस बंद करने पर भी मजबूर हो चुका है। इन हालात में एक रात अमेरिका दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के वसाइल रखने वाले मुल्क वेनेजुएला पर अमली तौर पर कब्ज़ा कर लेता है और यूँ वेनेजुएला के तमाम कुदरती वसाइल अमेरिका की दस्तरस में आ जाते हैं। इस सब को अमरीकी ऐनक से देखें तो इसमें बुराई क्या है? रहे अखलाकियात के भाषण तो वो भी साथ चलते रहेंगे। अमेरिका के वेनेजुएला में कार्रवाई का एक पहलू जिसे अभी पूरी तरह महसूस नहीं किया जा रहा है वो चीन और रूस का इस वाक़े पर एक ढीला ढाला सा रद्द अमल है। ऐसा क्यों है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसलिए कि ट्रंप ने जिस अमल की बुनियाद वेनेजुएला में रखी है उसके मुजाहरे यहीं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि कहने वाले माहिरीन ये बता रहे हैं कि इस मिसाल पर अमल करते हुए किसी दिन ये ख़बर भी मिल सकती है कि फ़लाँ मुल्क ने ताइवान पर हमला करके उसके सदर को गिरफ़्तार कर लिया और उस मुल्क को अपना हिस्सा बना लिया, ताइवान को। इस तरह एक दिन ये भी पता चल सकता है कि जी पुतिन के हुक्म पर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के सदारती महल पर हमला करके सदर को गिरफ़्तार कर लिया। यूक्रेन में नई इंतज़ामिया ने इख्तियारात संभालते ही रूस के साथ इलाक़ का ऐलान कर दिया। फ़िलहाल इस मामले पर पाकिस्तान के लिए परेशानी जो है वो साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का बयान है, जिनका कहना ये है कि अमेरिका का अगला स्टॉप ईरान है, जहां से वो बलूचिस्तान जा सकता है। दुनिया अखलाकी भाषण ज़रूर दे मगर साथ साथ ताकत की ज़बान को भी समझे और उससे निमटने की तैयारी भी करे। नाज़रीन, अब कुछ मुल्की हालात पर बात कर लेते हैं। एक ज़रूरी बात चीन वेनेजुएला के हवाले से ये भी कही जा रही है कि ये दरअसल चीन की खामोशी है कि चीन के इस ख़ित्ते में अपने इंटरेस्ट भी हैं। वो तेल पर इन्हिसार नहीं कर रहा, उसकी नज़रें तेल पर नहीं है बल्कि करीबी मुल्कों की मादनियात पे है या और अहम जो हैं वो ज़खायर पर हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त और चीन का रद्द-ए-अमल बताएगा। अच्छा नाज़रीन, आप कुछ बात कर लेते हैं मुल्की हालात पर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी 9 जनवरी से सिंध का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से अच्छी खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने बाकायदा ख़त लिखकर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को बता दिया है कि उनकी सिंध आमद पर उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो सिंध में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ख़त में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुलाकात की दावत भी दे दी है। शायद सिंध हुकूमत के इस रिस्पॉन्स के बाद सुहेल अफरीदी के दौरा सिंध में तब्दीली करते हुए ऐलान किया गया है कि अब वो 10 जनवरी को हैदराबाद भी जाएंगे। इस इकदाम से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को तो मुकम्मल तौर पर चारों शाने चेत कर दिया, जिच करके रख दिया, जिसने सुहेल अफरीदी के दौरा पंजाब को मिस हैंडल करके सवाए रसवाई के कुछ भी हासिल नहीं किया था। अच्छा नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट के मामले पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हो चुकी है, जिसने 8 से 10 जनवरी तक GT रोड के ज़रिए राब्ता मुहिम का ऐलान कर दिया है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा बज़रिया GT रोड इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे। ये रहनुमा GT रोड पर JLM, सराय आलमगीर, गुजरात, वज़ीराबाद और गुजरांवाला में अवाम के इज्तिमात से खिताब करेंगे। शुरका को शादरा में बड़ा इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहाँ से वो एक जुलूस की शक्ल में पहले मीनार पाकिस्तान और फिर दाता दरबार पर हाज़िरी देंगे। उसके बाद ये रहनुमा लाहौर में भी एक काफ़िले की शक्ल में निकलेंगे। सुहेल अफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी है। एक तरफ सुहेल अफरीदी सिंध में राब्ता अवाम पर मुहिम पर होंगे, जहाँ उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल मिल रहा होगा, और दूसरी तरफ
पंजाब हुकूमत होगी जो खौफजदा होकर कुछ भी कर सकती है। बस देखते जाए नाज़रीन आगे क्या होता जा रहा है और क्या देखने को मनाजर मिलेंगे। नाज़रीन पंजाब हुकूमत इस कदर खौफ में मुब्तला है कि उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मारूफ गीत जो है नकदा कोका, वो गाने पर कवाल फराज खान पर बगावत पर उकसाने और इश्ताल दिलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नकदे कोके से इश्ताल, अजीब बात है। वैसे एसएचओ की मुद्दत में दर्ज होने वाली एफआईआर के मतन के मुताबिक कव्वाल का ये फेल जो है ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और काबिल मज़म्मत है। इससे अवाम में जोश और इश्ताल पैदा हुआ है। ये वाक़या पंजाब हुकूमत की तरफ से मुनक़दा जो सकाफ़ती तकरीब में हुआ है जिसका इनेकाद शालीमार बाग में किया गया था। कवाल फराज खान का कहना है कि उन्होंने हाज़रीन के दबाव पर नकदा कोका गाया। वो इस कदर डरे हुए हैं कि उनका कहना यह है कि उनका ताल्लुक तो नून लीग से है, उनका कोका भी नून लीग का है, उनका नक भी नून लीग का है और उन्होंने हमेशा नून लीग को ही वोट दिया है। वो बेचारे मिन्नतें डाल रहे हैं। एक गाने पर नाज़रीन कवालों के खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाने वाले किस तरह खौफ का शिकार है उसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में कवाल फराज खान को खुद ही गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, वरना बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में उनके तमाम हमनवा और फिर सजिंदे भी धर लिए जाएंगे कि जी इसने साथ शहनाई बजाई थी और इसने साथ तबला बजाया था। खैर तबले के ज़रिए भी बगावत हो सकती है। अब पंजाब हुकूमत उनके ये भी हो सकता है कि रिश्तेदारों को भी धर लें। अब पंजाब हुकूमत में बैठे फैसला साजों को मैं तो यही कर सकता हूँ कि जी दोनों हाथों से सलाम है ऐसे फैसलों पे। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई और पस पर्दा कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, दूसरी तरफ हुकूमत और पस पर्दा कुव्वतों के दरमियान अपने अपने तर्जुमानों के ज़रिए बयानात की चांदमारी भी जारी है। राना सनाउल्लाह पर अचानक इंकशाफ हुआ कि आइन के मुताबिक इस्टेबलिशमेंट मुज़ाकरात में बैठ ही नहीं सकती किसी तरह, ना सवाल ही नहीं पैदा होता। इस्टेबलिशमेंट तो हम जानते ही नहीं है कौन सी इस्टेबलिशमेंट, ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था ना एक दिन पहले। इसका जवाब भी दूसरी तरफ से आ गया। मोहतरम जनाब मुनीब फ़ारूक साहब का कहना यह है कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई का फ़ैसला राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ ने नहीं करना, बल्कि उसका फ़ैसला पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट करेगी। मुनीब फ़ारूक मज़ीद कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें इमरान खान तस्फिये के मूड में नज़र नहीं आते। अब सरकारी तर्जमानों को मुज़ाकरात के ऐलान से ही जिस तरह के मुश्किलात दरपेश है, मुझे लगता है कि जैसे ही बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए कोई हुकूमती तर्जमान परेशानी में सरफ ही न खा ले। ये खाकसार नाज़रीन पहले भी बता चुका है कि इस बार जो पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं और पस पर्दा कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स पर होंगे। फ़िलहाल CBMs पर बात हो रही है, मुज़ाकरात की मंजिल शायद अभी कुछ दिन दूर है। इसलिए राना सनाउल्लाह समेत तमाम सरकारी तर्जमान अभी उजलत में मेरा ख्याल अजीबो गरीब बयानात देने से ज़रा परहेज़ करें तो बेहतर है। जब भी मुज़ाकरात शुरू हुए ये खाकसार आपको ज़रूर मुतले कर देगा। इसके लिए नाज़रीन इन मुज़ाकरात में जो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत मानी खेज़ और सॉलिड मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसके लिए अभी एक या दो अहम शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट का और एक दो शर्तों के माने जाने का इंतज़ार है। आगे आगे देखिए फिर क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली इशफाक इन दोनों ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। सच पूछे तो वो इन दिनों कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं या उनको मुश्किल में घिरा हुआ दिखाया जा रहा है। यूट्यूबर रजब भट्ट की वकालत के दौरान जब उनके मौक़िल पर वकला ने कराची की अदालत में हमला किया तो एक मुकम्मल प्रोफेशनल की तरह, एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह मियां अली इशफाक ने हमला करने वाले वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर वकला के मखसूस धड़े उनके ख़िलाफ़ हो गए। बात इतनी बड़ी कि अब पंजाब बार कौंसिल ने बैरिस्टर अली इशफाक की बार की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये बहुत ही नाज़रीन संगदिलाना फ़ैसला है और अली इशफाक ने अब अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। बार की रुकनीत मुअत्तल करने का मतलब ये है नाज़रीन सीधा कि किसी वकील को काम करने से रोक देना। मियां अली इशफाक एक प्रोफेशनल और मायानाज वकील हैं। अगर किसी को ये गुस्सा है कि वो रजब भट्ट के वकील क्यों बने तो ये खाम खा का मसला है। वकील तो आइन के बागियों और गद्दारों को भी मुहैया कर दिए जाते हैं, कातलों को भी मिलते हैं, भयानक से भयानक जुर्म करने वालों को भी वकील तो मिलता है। मियां अली इशफाक के खिलाफ ये कार्रवाई हमारी सोसाइटी में फैली हुई नाज़रीन जो धड़ेबंदी का एक खौफनाक अक्स है और कुछ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर मियां अली इशफाक की पंजाब बार कौंसिल की रुकनीत मुअत्तल करने के फैसले की नाज़रीन मज़म्मत करता हूँ, बल्कि इस पर कराहत का इजहार करता हूँ। ऐसा नाज़रीन मियां अली इशफाक जैसा प्रोफेशनल और काबिल वकील जो है वो किसी भी मुहज़्ज़ब अदालती निज़ाम के माथे का झूमर हुआ करते हैं, जिस पर अदालती निज़ाम फ़ख्र करता है। और नाज़रीन मैंने तो ख़ुद इन कानों से और इन आँखों से मियां अली इशफाक को बहस करते हुए देखा और सुना है। आप यकीन करें कि जब वो जज के सामने दलाइल दे रहे होते हैं तो उनके अल्फाज जो और दलाइल जो है वो
सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल होते हैं। यूं वो मतलब जैसे उन पे कुछ नाजल हो रहा है और बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, ख्यालात वारिद हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं आगे से बगैर मतलब यानी डिलाइट टू वॉच जिसको कहना चाहिए, डिलाइट टू वॉच। एक मज़े कानून के एक तालिब इल्म के लिए अगर कुछ सीखना है तो उनको एक दफ़ा जो है वो मियाँ अली इशफाक को बहस करता हुआ ज़रूर देखना चाहिए। और ऐसे बंदे पर इस तरह की सख्त पाबंदियाँ लगा देना बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के तो अजीब सी बात लगती है। मेरा ख्याल है ये शर्मिंदगी का बायस है हमारे अदालती निज़ाम के लिए, इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक मैं बात करने से एतराज़ ही करता हूँ, लेकिन उनके बारे में एक हुस्न ज़ान है, मगर क्या करें, वो हर रोज़ कोई ऐसी नई बात कर देते हैं जिसे सुनकर इसलिए अफसोस होता है कि हक़ाइक़ की कसौटी पर वो पूरे नहीं उतरते। मिर्ज़ा साहब जब से डाला जेल से निकले हैं वो अपने केस से ज़्यादा इमरान खान तख़यलाती स्केच दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान 3 बजे के करीब खाने के लिए आते थे, इससे पहले उनका मुशक्क़ती खानों को देसी घी के तड़के लगा रहा होता था। बाकायदा मज़े का खेज़ बातें हैं, यकीन करें, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि इंजीनियर साहब का एक एक जुमला जो अडाले में इमरान खान के बारे में उस पर हंसी आती है। अब बिल्कुल न्यूट्रल हो, बिल्कुल गैर जानिबदार हो गए, उनकी बातें सुने। उनके अपने जो मुकल्लिदीन या मुतक़दीन है वो भी हैरान है कि इंजीनियर साहब को हो क्या गया है। बुग़्ज़ इमरान में सारी हदें फलांग जाना, मतलब अडयाला की दीवारें भी फलांग जाना जो उनके दरमियान बकौल उनके हायल थी, जबकि एक्चुअली वहाँ पे ऐसी कोई दीवार थी नहीं। जेल के हुकाम भी ये कह रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं, वहाँ रहने वाले ये कह रहे हैं। अब बहरहाल इमरान खान जेल में कहते हैं जी वो बहुत इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दीवार के इतनी ऊंची दीवार के साथ उनको उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ गई, उनको देसी घी की खुशबू भी आ गई। कहते हैं जी वो गुस्से में बहुत ऊंची बोलते हैं, कभी कहते हैं जो कुछ वो बोलते थे हम सुन नहीं पाते थे, अब कहते हैं वो गुस्से में बहुत ऊंची बोलते हैं। इस पर मुझे याद है, इससे पहले जब लियारी की एक सड़क छाप में नाना कादर पटेल साहब को वज़ीर सेहत बनाया गया था, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान के पेशाब टेस्ट से पता चला है कि वो नशा करते। अब मिर्ज़ा साहब सूंघ कर बता रहे हैं कि इमरान खान का खाना देसी घी में पकता था। इमरान खान के मुखालिफिन भी नाज़रीन अजब मखमसे में पड़ गए हैं, बेचारे दलदल में फंस गए। कोई उनका पेशाब सूंघता है, कोई उनके खाने सूंघता है, पता नहीं है सूंघने की ड्यूटी किसने लगा दी है उनकी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मज़ीद फरमाते हैं कि कैंट के बाद सबसे मुनज़्ज़म जगह अडयाला जेल है, रोटी पानी सफाई सब बेहतरीन। मिर्ज़ा साहब ने साथ ही ये भी कह दिया कि अडयाला में 3,500 कैदियों की गुंजाइश है, जहाँ पे 8500 कैदी रखे गए, यानी गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा। यानी यहाँ एक कैदी को होना चाहिए, वहाँ 3-3 बंदे पड़े हुए। इसके बावजूद वहाँ का जो माहौल है हुस्न इंतज़ाम के हवाले से मिसाली है। ऐसी बात मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा शख्स करता है जिनकी मजहबी तबलीग की बुनियाद ही अक्ल और शऊर पर मबनी है, जो बाबों के वाक़यात को अक्ल की कसौटी पर परख कर उन्हें ड्रामेबाजी करार देता है। अब खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं जिसका अक्ल से दूर का भी वास्ता नहीं है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सियासत मिर्ज़ा साहब का मैदान नहीं है। इस मैदान में वो ऐसे ब्लंडर मार रहे हैं कि उनसे उनका दीनी काम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जिस पूरी नस्ल को उन्होंने मुतासिर किया है अपने दीनी ख्यालात से, वो उनके दिमाग भी जो है वो आपकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके बारे में तशकीक का वो शिकार हो चुके हैं। मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन वजह तौर पे ये कह रहे हैं कि जो शख्स ऐद हाजिर की तस्वीर कशी दुरुस्त नहीं कर रहा वो 1400 साल पुरानी बातों को किस बुनियाद पर दुरुस्त या गलत कह सकता है। वही बात कि अपने जो दीनी जो उनकी तालीमात हैं उनको भी वो मुतासर कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने काम किया है। मुख्तलिफ दीनी मसाइल में एक दूसरे के नाकिद बल्कि एक दूसरे से नफ़रत करने वाले मोहम्मद अली मिर्ज़ा और ताहिर अशरफी इमरान खान की नफ़रत में बिल्कुल इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ये इत्तफ़ाक़ जो है ये मुसलमानों को मुबारक हो। अच्छा नाज़रीन, इकरार और हसन साहब भी इस मैदान में पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि जी अब इमरान खान 74 बरस के हो चुके हैं, उनको जो है वो सियासत छोड़ देनी चाहिए, उनको ये नौजवान नस्ल के लिए रास्ता खोल देना चाहिए, उनको नौजवान नस्ल को लाना चाहिए। और नौजवान नस्ल जो है उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि वो इमरान खान को रिटायर कर दें। हसूरे वाला है, नौजवान नस्ल से भी तो पूछ लेना। कहते हैं नौजवान नस्ल का जो एक उम्मीदों का मरकज़ है या वो एक 74 साल शख्स कैसे हो सकता है। नौजवान नस्ल से पूछ लेना कि वो क्यों 74 साल शख्स के पीछे लगे हुए हैं। नौजवान नस्ल अगर है तो है ना, नौजवान नस्ल अगर किसी की दीवानी है तो किसी वजह से है ना। आपकी बात नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुन रही?
आपसे पहले कई लोग मैदान में उतरे नफरत पैदा करने के लिए 74 साल शख्स के बारे में, नहीं पैदा कर सके। कोई वजह तो है ना फिर ये जेनजी जिसको आप कहते हैं। अगर जेनजी आपकी बात नहीं सुन रही, बार बार की कोशिशों काविशों के बाद नहीं सुन रही, इतना कुछ करने के बाद नहीं सुन रही, तो जेनजी को कुछ उस 74 साल शख्स पे नजर आ रहा है तो नहीं सुन रही ना। आप किस तरह जेनजी को मजबूर कर सकते हैं कि 74 साल का इसलिए रिटायर कर दें? दुनिया में जितने लोग भी 70 से ऊपर के हैं उनको हुक्मरानी से हटा दिया जाए। क्या दलील है आपके पास? क्या दलील है? एक इंतहाई मजहूल, कमजोर और भौंडी सी दलील लेके आप दुनिया के चक्कर पर निकल खड़े हुए हैं। इकरार साहब थोड़ा सा अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए दलाइल लेके आए जो दिल को सीधे जाके लगते हो, ऐसे ना करें। अच्छा नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के 2-4 अशआर आपकी खिदमत में। तेरी पलकों की कहानी इश्क है, ये तेरी आंखों का पानी इश्क है, कोई तुझ में बोलता है कौन है, ये तेरी शोला बयानी इश्क है, पहले तेरी खुद कलामी और फिर अब ये तेरी बेदहानी इश्क है, रास्ते तन्हाइयाँ सरमा की रात, रास्ते तन्हाइयाँ सरमा की रात, इश्क की ये भी निशानी इश्क है। फासला पर्दा हया पाँव की खाक, फासला पर्दा हया पाँव की खाक, ये यकीनन ख़ानदानी इश्क है। इन दिलों पर गासबियत मत करो, इन दिलों पर गासबियत मत करो, इन दिलों पर हुक्मरानी इश्क है। छोड़कर यूं बादशाहों के महल नौकरों की मेज़बानी इश्क है। ये मेरी मिट्टी की खुशबू है असद, ये मेरी मिट्टी की खुशबू है असद, और इस मिट्टी का बानी इश्क है, और इस मिट्टी का बानी इश्क है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।